सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जिस विरासत को बचाने के संबंध में आज यहाँ चर्चा हो रही है और उस विरासत को बचाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ लगाया गया है और लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित है, तो ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये बामसेफ के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के ऑफशूट संगठन बनाए गए हैं, लगभग 86 संगठन हमारे चल रहे हैं देश भर। उसमें बुद्धिस्ट लोग खास तौर पर 6 धर्म को मानने वाले देश में लोग हैं। उसकी एक विशेषता ये है कि वो सारे के सारे इस बात को मानते हैं कि सारे इंसान बराबर है। चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लिंगायत हो, सिख हो, ये 6 धर्म जो ये मानते हैं कि सारे इंसान बराबर है। ब्राह्मण लोगों के घर में जाकर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण को डरता है, मारता है, पीटता है, हत्या कर देता है, ऐसा कहीं होता नहीं। ये धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं करता। अगर ऐसा कोई काम करता नहीं है तो ब्राह्मण इन लोगों का विरोध क्यों करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि जब हम सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं तो आप सारे इंसानों के बराबरी की बात क्यों करते हैं? ये झगड़ा है। इसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। एक तो ये बात है, अगर इस बात को आप समझ ले तो आपको समस्या की जड़ कहां है इसका पता चले, और समस्या की जड़ का अगर पता चले तो फिर समस्या का समाधान कैसे करना होगा ये पता चले। दूसरी बात, बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो अपने को बुद्धिस्ट मानते हैं, वो परिवर्तन का काम किए बगैर ही लोगों को बुद्धिस्ट होने के लिए कहते हैं। यहां भी कहे, अब वो जब वो कहे हैं तो जब मैं कहूंगा तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा, उसको बुरा लगे इसीलिए बोल रहा हूं। क्योंकि मैं अभी 65 साल की उम्र का हूं और 18 साल कुछ महीने हुए थे तब से काम कर रहा हूं। तो 45-46 साल से मैं इस विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। इस प्रचार प्रसार से 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा काम करने वाले लोग तैयार हुए। हमारी विचारधारा का प्रभाव मानने वाले लोग तैयार हुए। और उस विचारधारा में ये मानने वाले भी लोग तैयार हुए जो नहीं थे, वो अब मानते हैं कि बुद्ध हमारे बहुत बड़े पुरखे थे।
इतना हमने किया, बाकी ज्यादा लोग ज्यादा काम, बाकी ज्यादा का काम वो कर ले कि आप बुद्ध भी बन जाए। वैसे ऐसा अपील करने से कोई बुद्ध बन जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग भोले लोग, बुरा लगेगा लोगों को, मगर मैं अपने 45-46 साल के तजर्बे से कह रहा हूं, ऐसा अपील करने से कोई बुद्धिस्ट हो जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं विचार परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं होता। चौधार तालाब के सत्याग्रह के दौरान उन्होंने स्पीच किया, उसमें उन्होंने एक बहुत मौलिक सिद्धांत बताया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो क्या कहे उन्होंने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, कि विचार परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। हम विचार में परिवर्तन के लिए समय ही नहीं लगाते हैं और कहते हैं बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये सोचा जी 45 साल के तजर्बे से कह रहा, अभिनिवेश व्यक्त करने से परिवर्तन नहीं होता। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उम्र के संभवतः 80 साल के उम्र तक प्रचार करते रहे। आखिरी समय तक लोगों के विचार में परिवर्तन का कार्य लगातार करते रहे, तभी तो बदलाव हुआ, तभी तो परिवर्तन हुआ। अब यहां इतने ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये एक नया संगठन है, मगर वामसेप तो बुनियादी संगठन है। उसके द्वारा ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफशूट संगठन बनाया गया और उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये हॉल में बैठने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। तो इतने सारे लोग आए, अगर दूसरे ऐसे वामसेप का बुनियादी संगठन नहीं है और अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो मुझे ऐसा कहते वक्त संकोच नहीं होगा कि लोग शायद नहीं आए। ये इतने सालों से जो हम लोगों ने काम किया विचार में परिवर्तन का, उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है बुद्ध हमारे पुरखे है, अशोक हमारे पुरखे है, मौर्य साम्राज्य हमारे मूल्यवासी लोगों का है, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। ये सारा प्रचार तो हम कर रहे हैं, सारे देश भर में हम बता रहे हैं। 5-5 दिन का ट्रेनिंग लेकर ये सारा इतिहास तो मैं बताता हूं। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि विचार में परिवर्तन किए बगैर लोगों के आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। एक मौलिक सिद्धांत जो है हमें समझना होगा और इसे समझकर हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी तमाम लोगों में ये प्रचार करना होगा। इवन तमाम प्रकार की जो माइनॉरिटी है उनको क्या ऐतराज हो सकता है कि बुद्ध जो है हमारे इस देश के बहुत पहले के बहुत महान पुरखे हैं, क्या ऐतराज हो सकता है अगर आप समझाने का काम करो? मुझे नहीं लगता कोई ऐतराज हो सकता है। बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक का संदर्भ आता है। उस दशरथ जातक के संदर्भ देकर के बुद्ध ने अपना प्रवचन किया।
उस दशरथ रामायण लिखी गई है, वो रामायण बुद्ध के अवतरण के बाद में 500-700 साल के बाद की बात। रामायण बुद्ध के बाद लगभग 800 साल बाद लिखा गया। ये मुझे जब SC ST OBC के आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके सामने बोलते हैं प्राचीन है, पूछो कितना प्राचीन है? कोई बताते नहीं है, तारीख नहीं बताते, कब जन्म हुआ, जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, कोई समाधि उमाधि है क्या? अयोध्या में आप सुनकर है, वो कहते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो राम की छोटी मूर्ति भी अयोध्या में नहीं मिली। राम लल्ला, हमारे लोग अपने बच्चों को लल्ला बोलते ना, लल्ला। माँ बाप जो है बच्चों को, छोटे बच्चों कहते हैं लल्ला। तो वहां पर कोई राम लल्ला की छोटी मूर्ति भी नहीं मिली, बड़ी तो बहुत दूर की बात है। वो मूर्ति भी गोरखपुर से ले जाना पड़ा। और ये किताब जो है वो ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, ब्राह्मणों के किताब में लिखा हुआ है कि ये मूर्ति हमने गोरखपुर से लेके गए। वो एविडेंस भी हमारे पास है। और मैं बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूं, सारे देश के ब्राह्मणों को मालूम है, सारे देश के लोगों को ब्राह्मण मालूम है। इसलिए कोई ब्राह्मण मेरे खिलाफ आज तक कोर्ट में नहीं गया, उसको मालूम है। वामन मेश्राम बोलता बाद में है, सबूत पहले रखता है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो सारे सबूत जज के मुंह पर फेंक के मारेगा और हम लोगों के पिछवाड़ पे लात पड़ेगा। तो मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता। हमारे बहुत सारे SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मणों से डर लगता है, बहुत डरते रहते हैं। और मैं इतनी लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता, हथियार लेकर तो छूने की बहुत छोड़ी हो, ये इतनी छोटी लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता, क्योंकि वो ब्राह्मणों को मालूम है ये वामन मेश्राम उस खानदान का आदमी है जो 500 हमारे भीमा कोरेगांव के लड़ाकू लोग थे जिन्होंने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। ये उसी खानदान का आदमी है, इसलिए मैं लकड़ी लेकर भी नहीं इतनी छोटी लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग हमारे महापुरुषों की बात करते हैं, क्या उन लोगों को यह पता है कि शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के पास ज्ञान कितना है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास जानकारी कितनी। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, जानकारी ही नहीं हमारे लोगों के पास में। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं है। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है, 801 आदिवासी के टुकड़े हैं, 3743 जातियां OBC की है। ये सारे हमारे लोग हैं। इन सभी लोगों को जगाना होगा, तो आपके पास जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए विचारधारा चाहिए। पालन पकड़कर बदलोगे क्या? साले तेरे को बुद्धिस्ट बनना है? बनता कि नहीं बनता? बनते भाग, बनता कि नहीं बनता? अरे लोग बहुत भोले लोग हैं भाई, संगठित काम कैसे करना है ABCD भी पता नहीं है। संगठित काम कैसे करना है ABCD पता नहीं है। मैं 45-46 साल से काम कर रहा हूं, तो तजर्बे से कह रहा हूं। अपील करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, विनती करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो जब हमें यही पता नहीं है परिवर्तन कैसे होता है, तो आपके जीवन में आप एक भी छोटा काम नहीं कर सकते। तो आपको अगर परिवर्तन करना है, क्योंकि बुद्धिस्ट बनना ये थोड़ा परिवर्तन से भी बड़ी बात है, परिवर्तन से भी थोड़ी बड़ी बात है। ये बनने के लिए आपको विचार में परिवर्तन, SC, ST, OBC के तमाम मूल निवासी लोग हैं, इन लोगों के विचार में परिवर्तन करना होगा। ये परिवर्तन करने के बाद आप उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि बुद्ध आपके कुल के है, वो खुद ही कहेगा कि नहीं, शंकराचार्य मेरा कुल था नहीं। ओके, अब कह रहा है, हमारे साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मणों की सरकार है, ये जो अंग्रेजों से जो आजादी 15 अगस्त 47 को मिली, है हमारी आजादी नहीं है, क्योंकि इस आजादी से हम लोग आजाद नहीं हुए। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट दिए। चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो। हमारे बहुत सारे वकीलों को भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। संविधान का चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट पढ़ो, वहां राइट लिखे हुए नहीं है, फंडामेंटल राइट लिखा है। तो ये भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता, राइट एंड फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। ये नहीं कह रहा हूं अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता, मैं क्या कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा वकील नहीं मिला जो मुझे समझाने का काम करे, मैंने ही वकील को समझाया। अरे रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। इसको रिकॉर्ड मत करो, ऐसा नहीं करे, नहीं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, इस रिकॉर्ड हो रहा है और सारे दुनिया में लोग सुन रहे हैं। तो जो वकील जो है वो अपना धंधा करने के लिए डिग्री लिया, इससे क्या लेना देना है? ये फंडामेंटल राइट, द डिफरेंस बिटवीन 3 पढ़ लो, फंडामेंटल राइट पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। मैं सारा का सारा संविधान पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल चैप्टर नंबर 3 पढ़ो, फंडामेंटल राइट पढ़ो, वो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब आंबेडकर ने आपको कौन से फंडामेंटल राइट दिए हैं, उसका कौन से संदर्भ में दी, कौन से अधिकार मनुस्मृति ने नकारे, जो भी मनुस्मृति ने नकारा उसको बाबा साहब आंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में डाला। ये राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है उस फंडामेंटल राइट को नकार करे। नकारने का कोई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, यही केवल बाबा साहब ने आर्टिकल 32 में लिखा। इतना महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट, किसी सरकार को यह इनकार करने का अधिकार नहीं है। ये बात हम लोगों को समझना। दूसरी बात, हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते या टीवी की खबर पढ़ते हैं, उसकी खबरें पढ़ने के बाद उसके ऊपर केवल प्रतिक्रिया करते हैं। कोई विचारधारा चाहिए, उसको अमल में लाने के लिए प्लान चाहिए, योजना चाहिए, तब जाके योजना के अनुसार आप क्रिया कर सकते हो। प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ नहीं लगता, खबर पढ़ लिया, आपको अखंड भारत कहा और उसके आड़े अगर कोई आएगा तो हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे, ऐसा भागवत ने कहा। बराबर है, क्योंकि उसने 1925 से लेकर अभी 22 तक 3 साल में 100 साल हो गया। 100 साल का समय कई पीढ़ियों को लगाकर 100 साल में 5 पीढ़ी होती है, 20 साल की एक पीढ़ी होती है। 20 साल की एक पीढ़ी क्यों होती है?
गांव में जाओ तो आपको पता चलेगा, 20 साल का लड़का होते ही माँ बाप उसकी शादी लगा देते हैं तो दूसरी पीढ़ी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए 20 साल की पीढ़ी मानी जाती है। तो उन्होंने कई पीढ़ियां लगाई और संगठित शक्ति का निर्माण किया। तो अपने अनुकूल बदलाव के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया का कोई मौलिक सिद्धांत समझा कि कोई बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है? क्या ये आप लोगों को पता है? दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर करना संभव नहीं है। तो ये अगर आप जानते हैं तो वो संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए आपका क्या योगदान है? यह सवाल। और अगर आपका कोई योगदान नहीं है तो फिर आपके साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा। तो उसकी रोकने के लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आपके पास कोई संगठित शक्ति नहीं है। मैं 18 साल 3 महीने का था तब से काम कर रहा हूं। अभी मेरी 65 साल की रनिंग हो गई है। सरकार कहती है 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। मैं रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूं, टायर्ड भी नहीं रहा हुआ हूं, अभी भी जंग के मैदान में हूं और डेली ट्रैवलिंग करता हूं। एक दिन हमारे पढ़े लिखे आदमी ने ट्रैवलिंग कर दिया तो बोलता है, यार मेरा बदन दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा एक दिन आराम करना पड़ेगा, मुझे आराम करना पड़ेगा। दूसरे दिन आराम करता है। तो ये समाज का काम कैसे करेगा? ये बदलाव का काम कैसे होगा? ये परिवर्तन का काम कैसे होगा? जो हमारा दुश्मन है उसने 5 पीढ़ियां लगाकर संगठित शक्ति निर्माण की, उसके बल पर वो बातें कर रहा है। तो हम लोगों को अगर बड़ा परिवर्तन करना है तो हम लोगों को भी संगठित शक्ति निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, ये 100% लोग कब इकट्ठा होंगे? एससी, एसटी, ओबीसी कब इकट्ठा होंगे? वो करता कुछ भी नहीं, सवाल पूछता है कब इकट्ठा होंगे? इतने लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अरे इतना कैसे होगा? वो करता कुछ नहीं, सवाल जरूर पूछता। अगर उसका सवाल का जवाब दे दो, अगले 6 महीने में जाओ वही सवाल दोबारा पूछता। इसके बीच के पीरियड में कुछ करता? कुछ नहीं करता। मैं तजुर्बे की बोल रहा हूं। वही गांव के आम आदमी के पास जाओ, उसने कोई किताब नहीं पढ़ा। आम आदमी जो है गांव का, उसके पास जाओ, वो कोई किताब नहीं पढ़ा, उसको समझाओ आधा घंटा 1 घंटा, वो क्या बोलता है? हाँ ठीक है, जो वो भोगा हुआ है, किताब पढ़ा हुआ है, भोगा हुआ है, डेली भोगता है, वो क्या बोलता है? हाँ ठीक है, बताओ करना क्या है? इमीडिएट बोलता है, करना क्या? बोलो बराबर है, ये बात बराबर, क्योंकि वो भोगा हुआ है। मेरे अलावा कोई ये बात नहीं कहता, कोई ये बात कहने की औकात नहीं है कहता। जो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये नॉमिनेटेड शब्द बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में यूज किया था और कहा था, गांधी जी के साथ जब झगड़ा हुआ बाबा साहब आंबेडकर का, तब उन्होंने कहा था कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। गांधी जी हमारे लोगों को नॉमिनेट करने वाले रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। आज 131 मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेटेड है, 1250 से ज्यादा एमएलए है,
एक भी आदमी बोलता नहीं है, इनको बोलने नहीं दिया जाता। ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसके लिए बाबा साहब का गांधी जी के साथ झगड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने ये शब्द यूज किया था, जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट रियल प्राइम। ये मैं कहता हूं सारे देश में, किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। जब मैं ये कहता हूं तो आरएसएस के मोहन भागवत को जवाब देना पड़ता है। हमारी संगठित शक्ति का प्रभाव देखो, आपको बता रहा। क्या कहा मोहन भागवत ने? मेरी वजह से क्या कह रहा मोहन भागवत? हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। किसने पूछा? किसने कहा? ये मैंने ही तो कहा कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड है और असली सरकार आरएसएस की है। ये तो मैं ही कह रहा हूं। वो मेरी वजह से मोहन भागवत को जवाब देना पड़ रहा है कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। किसी का जवाब नहीं दे रहा है, हमारा जवाब देना पड़ रहा है। मोहन भागवत को जवाब देना पड़ रहा है। तो इसके दो अर्थ हैं। ये जो सेंटेंस है, इसके दो अर्थ। एक शाब्दिक अर्थ है, हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ रहा हो। और इसका दूसरा अर्थ है ध्वनि का। इसकी ध्वनि निकलती है, इस सेंटेंस से एक ध्वनि निकलती है। क्या ध्वनि निकलती है? कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं। इसको एक ध्वनि निकलती है। तो कब करते हैं? जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों के भविष्य का कोई फैसला करने का मामला आता है, तो उनको डर लगता है कि ये नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा ना कर ले। इसलिए वो हस्तक्षेप करते हैं। एक बात उनको कहनी पड़ी। दूसरी बात, मुसलमान मुझे सारे देश भर में ग्रुप में आकर सारे देश भर में कई बार मिले और वो मुझे एक बात कहते थे। क्या कहते थे? कि मेश्राम साहब, हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। किस चीज का? नहीं, बार बार आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, कुछ भी हो तो चले जाओ पाकिस्तान। यहां क्यों रहते हो? यहां का हवा खा रहे हो, यहां का पानी पी रहे हो, यहां की रोटी खा रहे हो, चले जाओ पाकिस्तान। ऐसा बोलते रहते हैं। जब पाकिस्तान बना तो हम नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? तो ऐसा कहने से हमें बहुत डर लगता है, अब बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। आप कुछ करो। मैंने कहा यार ये बहुत क्रिटिकल मामला है। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा क्या करना। एक दिन कार्यक्रम में बोल दिया, सोच विचार के बाद में, कि भारत के सारे मुसलमान मूल निवासी हैं और मुसलमानों को कहा तुम आज से कहना शुरू करो तुम मूल निवासी हो, कोई विदेशी नहीं। तुम सारे के सारे मुसलमान मूल निवासी। मैं कह रहा हूं, मैं कोई स्कूल नहीं हूं, यूनिवर्सिटी नहीं हूं, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि तुम सारे के सारे मूल निवासी हो। मोहन भागवत का बाद में बयान आया। आपको बयान पढ़ा होगा मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, याद दिलाता। मोहन भागवत ने क्या कहा? मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। पढ़ा? अखबार में पढ़ा है? ये बगैर संदर्भ के बोल रहा है? कोई सवाल पूछे ही नहीं रहा है और बोल रहा है। गधा है क्या? बोल रहा तो संदर्भ है ना बोलने का। कोई भी शून्य में प्रतिक्रिया नहीं होती, संदर्भ में बोला जाता है। जो लोग कल तक ये कहते थे चले जाओ पाकिस्तान, अब क्या कह रहे हैं? उल्टी कर रहे हैं। उल्टी कर रहे हैं। उल्टी समझते हो? बदहजमी होने के बाद थोड़ा उल्टी हो जाती है। तो उल्टी कर रहे हैं, कह रहे कि मुसलमानों के पुरखे हमारे पुरखे ये कहते।
तो जो बजरंग दल का संगठन है वो SC ST OBC के लोग उसमें रहते हैं, आधे पढ़े लिखे लोग ज्यादातर। बजरंग दल में जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादातर, तो वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कॉमन फ्रेंड होते हैं, तो कॉमन फ्रेंड होते हैं। तो मैंने उनको कहा जरा पूछो तो कि भागवत ने ये बयान दिया, ये जो बयान दिया कि हमको कहा कि अब भविष्य में मुसलमानों को चले जाओ पाकिस्तान, ऐसा नहीं कहेंगे। मैंने कहा पूछो कि ऐसा कहने के लिए क्यों कहा? तो हमारे लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं बताया, चले जाओ पाकिस्तान ये बोलने के लिए मना किया मगर कारण नहीं बताया। मैंने कहा मैं कारण बता, उन्होंने कारण नहीं बताया तो मैं बता, चले जाओ पाकिस्तान अगर अभी आगे कहेंगे तो मैंने तो पहले ही मूल्यवासी कह दिया था, अगर अभी कहेंगे तो मुसलमान पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वामन मेश्राम के साथ जाएंगे। मुसलमान पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वामन मेश्राम के साथ जाएंगे। और SC ST OBC प्लस मुसलमान अगर इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मण की चटनी बनाकर डेली नाश्ते में खाएंगे, ऐसा ब्राह्मण को लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, अभी ऐसा नहीं कहते, बगैर संगठित शक्ति से ही ऐसा हो रहा है? बगैर संगठित शक्ति से ही उनको बदलना पड़ रहा है। ये जो बदलाव हो रहा है समाज में, जो दिख रहा है, ये बगैर संगठित शक्ति के प्रभाव के बगैर ही हो रहा है। हमारे पास कोई संगठित शक्ति नहीं है तो हमारी बातों का कोई प्रभाव बगैर संगठित शक्ति का हो रहा है। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने के लिए भारत बंद किया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद किया। नरेंद्र मोदी को संसद में भारत बंद का विधेयक पास करना पड़ा, बगैर संगठित शक्ति से हो गया। बगैर संगठित शक्ति से भारत बंद हो गया, बगैर संगठित शक्ति से नरेंद्र मोदी जैसा अकड़ू आदमी, कितना अकड़ू है जानते हैं नरेंद्र मोदी कितना अकड़ता है जानते हैं? तीनों कानून पीछे ले लिया किसानों, मगर किसान से बात नहीं किया। कितना अकड़ता है, अकड़ने का भी साला कितना अकड़ता है। अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो तो किसानों के भी प्रधानमंत्री हो, बात करने से कौन सी इज्जत घटने वाली थी? किसानों से बात करने से तुम्हारी कौन सी इज्जत घटने वाली थी? भाषण में तो कहते रहते हो अन्नदाता 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 है? तो अन्नदाता से बात करने के लिए क्या दिक्कत है? अन्नदाता से जो तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारे 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, और अफ्रीकन कंट्री को भी यहां से अन्न जो है दिया जा रहा है, गरीब देशों को भी दिया जा रहा है। इतना अन्न हमारे किसान पैदा कर रहे हैं, गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए। उसके साथ बात करने के लिए बात नहीं किया, तीनों कानून पीछे लिया मगर बात नहीं किया। इतना आकड़ता है, क्या करता है? मैं देहात का आदमी हूँ, देसी आदमी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। गांव में लोग क्या कहते मालूम? मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। उसका घी लगाओ नहीं तो जब बांधेंगे ना तो बगैर घी लगाए बांधेंगे तो सीढ़ी पर लिटाएंगे, कोरा कपड़ा बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे तो सारा चलते चलते ऐसा खड़ा ना हो जाए। थोड़ा घी लगाओ, नरम करो। रियलिटी है, देहाती आदमी, देहाती अनुभव है। तो मरा हुआ आदमी ज्यादा करता है। नरेंद्र मोदी भी मरा हुआ आदमी है। आप सोचते हैं क्या बात कर रहे हो भाई, चलता फिरता आदमी है, घंटा घंटा भाषण करता है। अरे बात सही है, ओबीसी का आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है, नीच जाति का आदमी है, ऐसा खुद ही कहते हैं। तो उसने ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, तो उसके जमीर ने रोका नहीं? अरे नरेंद्र, तू ओबीसी का है, चाय बेचने वाला भी है, नीच जाति का भी है, तू अपनी ही जाति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, ऐसा तू क्यों कर रहा है? ऐसे उसके जमीर ने आवाज नहीं लगाई।
अरे जमीर होता तो आवाज लगाता, साला जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो जिंदा नहीं होता है, वो चलती फिरती लाश होती है। जिसका जमीर जिंदा होता है वो बोलता है, जो सही है उसके बारे में बोलता है, उसका आवाज करता है, विरोध करता है। विरोध करने की जरूरत है। तो हम लोगों के द्वारा ये जो इतना समय लगाकर इतना बड़ा संगठन विशाल, त्रिपुरा पता है, सुना है त्रिपुरा राज्य हमारा कहाँ है? आसाम से आगे, वहां हमारा वामसेप संगठन है। भारत का कोई बॉर्डर में कोई विदेशी देश है, जितने विदेशी देश भारत के बॉर्डर पर है, हर बॉर्डर पर वामसेप की शाखा कार्यरत है। हजारों लाखों लोगों ने वर्षों की मेहनत से इतनी बड़ी ताकत पैदा की, और इसलिए इस ताकत के बल पर हम लोग भारत बंद करते हैं। अभी हमारे पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने ओबीसी की जाति आधार गिनती के लिए 25 मई को भारत बंद किया। हमने इसका समर्थन किया कि हाँ, भारत बंद का हमारा समर्थन। सारे देश भर में भारत बंद की तैयारी हो रही है। भारत बंद करेंगे। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को क्या लगता है, अरे केंद्र में हमारी सरकार है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, फिर भी ये वामन में इस्लाम भारत बंद कर लेता है। अल्लाह, बड़ा अजीब बात है। सरकार हमारी, इनकी बातें हमें मानना पड़ता है। अभी नीट का, ओबीसी के मुद्दों का मामला था, एडमिशन का मामला था, हमने केवल निवेदन दिया कलेक्टर को, तो नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा, भारत बंद भी नहीं किया। केवल देखा किसका है, वामन मिश्रा का, अरे भारत बंद करे, करो 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 जल्दी, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो राष्ट्रीय बेरोजगार हूं, कोई काम धंधा नहीं है, भारत बंद हो जाता है। 45-46 साल लगाया ना तो संगठन में हर जगह काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आधा घंटे का वीडियो बनाता हूं और सोने के लिए चला जाता हूं, सारे देश के लोग जाग जाते हैं, मैं सोता रहता हूं। 45 साल की मेहनत के आधार पर लोग घरों के बाहर निकलकर ये बंद करना शुरू कर देते हैं। रात दिन हम लोगों ने जो काम किया, हमारे और सीनियर साथियों ने काम किया, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके बल पर अब कोई संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटी का जिसको 25 से लेकर 40 करोड़ रुपए तक निधि इकट्ठा होता है? हमारे समाज में कोई संगठन का नाम सुना आप लोगों ने? इतना करोड़ रुपया लोग हमको निधि देते हैं, सुना कोई है संगठन? 25 से लेकर 40 करोड़ तक इतना निधि लोग देते हैं, है कोई संगठन? क्यों देते हैं मालूम है? ये एक रुपया जो दिया जाता है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और समाज को जो हक और अधिकार हमारे MLA MP संसद में बोल नहीं पाते, कोई अधिकार दे नहीं पाते, मगर सड़कों पर लड़ाई लड़कर हमें अधिकार देने का काम ये संगठन कर रहा है। और हमने ऐलान किया कि जो लोगों ने हमारे विधानसभा और लोकसभा में हमारे लोगों को बोलने पर पाबंदी लगाई, उन लोगों को सड़कों पर निपटेंगे, समझ निपटेंगे। चलो ठीक है, देसी शब्द है, मैं देसी आदमी हूं भाई, तो देसी शब्दों का उपयोग करता हूं। सड़कों पर निपटेंगे, संसद में तुम हमारी आवाज बंद करते हो, सड़कों पर निपटेंगे, क्योंकि सड़कों पर तो हम है ना, संसद में तुम हो मगर सड़कों पर तो हम है ना, संख्या हमारी है। ईवीएम में चोरी करके तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। नरेंद्र मोदी को मैंने कई सभाओं में कहा कि तुमने 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके तुम प्रधानमंत्री बने हुए हो, बहुत शक्तिशाली हो, एफआईआर करो वामन में शामिल। अभी तक नहीं। अरे प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत नहीं, चपरासी, उसका चपरासी भी एफआईआर कर सकता है। 2019 के चुनाव में जो पेपर ट्रेल मशीन मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर 24 अप्रैल 2017 को पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाया, सारे देश भर में कितने लोगों को बताया है?
सारे देश के ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाया। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, उसमें घोटाला किया जा सकता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जा सकता है, मैंने लगवाया। सारे देश में पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाया। सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा के ऑर्डर के बाद 24 अप्रैल 2017 को जिसको ऑर्डर की चाहिए मेरे से ले लेना। तो लड़ना होगा। हम लोगों ने लड़ने का निर्णय किया है कि और 3 काम, एक तो हमें आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर जन आंदोलन के द्वारा निपटेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे ताकि इनको विधानसभा में भी कमजोर किया जा सके। हमारे लोगों की आवाज मजबूत करनी होगी और इस मजबूत आवाज को जो सारे देश भर में हम आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज को मैं आप लोगों को भी अपील करता हूं कि इस आवाज को मजबूत करने का, इतनी बड़ी संख्या में आए हो तो प्रण कर लो, संकल्प कर लो कि 10 लोगों को जगाएंगे। ज्यादा बड़ा काम नहीं बता रहा हूं। आप अपने गांव, तहसील, ब्लॉक, जिले का काम देख लो, देश का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं देश का काम 45 साल से देख रहा हूं, तो 20 साल से मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नेतृत्व कर रहा हूं। ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचा दिया, आप अपने जिले को देख लो। देश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं देख रहा हूं और कर रहा हूं। आपको केवल अपने इलाके में जिले का काम, गांव का काम, तहसील का काम, ब्लॉक का काम आप अपना करो। छोटा काम करो, बड़ा काम हमारे ऊपर दो, करेंगे। तो इतना ही कहें, ये अपील है कि आप लोग इस दिशा में भविष्य में भी साथ सहयोग करोगे और विचार परिवर्तन के बाद ही आचरण